फेरोमैग्नेटिज्म लौह चुंबकत्व हिंदी में जिसको कहते हैं, तो इसमें ऐसे चुंबकीय पदार्थ आते हैं जिन पर मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर फील्ड के ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन उत्पन्न होता है और फील्ड को ऑफ कर देने के बाद भी मैग्नेटाइजेशन बड़े अच्छे अमाउंट में बचा रहता है। 1907 में पी विश नाम के वैज्ञानिक ने इसका एक थ्योरी दिया जो कि क्लासिकल थ्योरी था, और आज जैसा हम लोग एटम का स्ट्रक्चर जानते हैं उस तरह का नॉलेज उस समय नहीं था। इसलिए उस समय विश ने जो थ्योरी दिया उसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। फेरोमैग्नेटिज्म को अब हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वे मैग्नेटिक सब्सटेंस जिन पर मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है और फील्ड को ऑफ कर देने के बाद भी मैग्नेटाइजेशन उसमें बचा रहता है। तो ये डिफिनीशन है, द मैग्नेटिक सब्सटेंस which acquires magnetization in the direction of the applied field and retains considerable magnetization when the applied magnetic field is switched off। मान लीजिए कि एक सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के प्रति सेंसिटिव है। अब ऐसे सब्सटेंस पर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया, जैसे किसी कॉइल के अंदर इसको रख देंगे और कॉइल में करंट देंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। तब ये सब्सटेंस इस फील्ड के रिस्पॉन्स में उसी डायरेक्शन में एक मैग्नेटाइजेशन एक्वायर करता है। तो जो फील्ड हमने लगाया उसको H लिखते हैं, जो बाहर से लगाया, और सब्सटेंस में एक मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ। मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये m वेक्टर है और h भी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है फील्ड लगाने पर, और m की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही होती है, इसलिए इसको कंसिडरेबल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। और फील्ड को जब ऑफ कर देंगे तब भी कुछ मैग्नेटाइजेशन इसमें बचा रह जाता है, इसको MR लिख देते हैं, रिमेनेंट मैग्नेटाइजेशन। तो ऐसी हालत में जबकि फील्ड नहीं है और तभी इसमें मैग्नेटाइजेशन है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। और फील्ड जब नहीं लगाए थे तो इसमें मैग्नेटाइजेशन नहीं था, लेकिन फील्ड लगाने के बाद मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ इन द सेम डायरेक्शन विथ ए स्ट्रॉन्ग वैल्यू, एंड अपॉन स्विचिंग ऑफ द फील्ड मैग्नेटाइजेशन शुड हैव वैनिस्ड एज इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बट हियर इट डज नॉट। ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज रिटेन्ड बाय द सब्सटेंस। तो इस तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं आयरन, फेकोनी, Fe, कोबाल्ट, निकेल एंड अदर्स। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसका वो है टेम्परेचर के साथ एक्वायर्ड मैग्नेटिज्म का वेरिएशन। तो इसका ये पाया जाता है कि अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं, टेम्परेचर इसका चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिज्म में डिक्रीज करता है। और एक ऐसा सिचुएशन आता है जब फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसअपीयर कर जाता है, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। वहाँ से ये फिर पैरामैग्नेटिक हो जाता है।
तो ये सब प्रॉपर्टीज़ विश के सामने थी जिसको उनको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना था। और उस समय जो भी नॉलेज था वो क्लासिकल के रूप में आजकल जाना जाता है, उस समय के लिए वह एक रिलेवेंट नॉलेज था। इसके बाद हम लोग डिराइव करेंगे, पोस्टुलेट्स उनका लिखेंगे कि विश ने क्या क्या एज्यूम किया था, और उसके आधार पर जो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज़ थे उनको विश थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। विश थ्योरी को डोमेन थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले विश ने ही ये आइडिया दिया कि मटेरियल के अंदर कुछ रीजन्स हैं जिनमें एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन रीजन्स को डोमेन्स कहते हैं। अभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अब हम लोग पोस्टुलेट्स लिखेंगे जो कि विश ने एज्यूम किया था। उन्होंने बेसिकली दो ही चीज़ एज्यूम किया था। एक एज्यूम ये किया था कि मटेरियल्स के अंदर फ्रीली मूवेबल डाइपोल मोमेंट्स होते हैं हर पार्टिकल के पास, और दूसरा ये एज्यूम किया था कि बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ओबे करते हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों पर हम लोग आधारित होंगे, इसलिए पोस्टुलेट्स की बारी आ गई है। पोस्टुलेट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस consist of freely rotating, means free to rotate magnetic dipoles। ऐसे कोई भी सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसके अंदर डाइपोल्स हैं, और शुरू में ये डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो इनिशियली इन डाइपोल्स का मोमेंट्स को अगर जोड़ा जाए तो डाइपोल मोमेंट्स का वेक्टर सम लिया जाए तो ये ज़ीरो है बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशंस। और जब हम लोग फील्ड लगाते हैं तो ये डाइपोल्स को फील्ड टॉर्क लगा के ओरिएंट करता है। तो दूसरा जो पोस्टुलेट था वो था कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सो ए डाइपोल लाइज इन द फील्ड ऑफ all other dipoles, all the other dipoles। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये फील्ड जो अदर डाइपोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको विश ने मोलिकुलर फील्ड कहा था। दिस मोलिकुलर फील्ड contributes to the net magnetic field in the material। तो मान लें कि हमने मटेरियल में H फील्ड बाहर से लगाया और जिसके कारण इसके अंदर एक पोलराइजेशन वेक्टर M प्रोड्यूस हुआ, तो किसी पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से लिखा जाता है। तो विश ने एक्सप्रेशन जो लिखा वो ये है, विश assumed that field in the medium, इसको यूजुअली HM लिखा जाता है, field in the medium, it consists of two sources, external source and internal source। एक्सटर्नल सोर्स जो है वो H है जो हम लोग बाहर से करंट का लूप लगा के लगाते हैं, और एक फैक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गामा और M। तो यह फील्ड जो है वो मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। गामा इज़ ए फिटिंग फैक्टर विच इज़ डिसाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो गामा इज़ ए फिटिंग फैक्टर। तो इस तरह से विश का एजम्पशन था
कि मटेरियल के अंदर किसी भी पॉइंट पर दो तरह का फील्ड है, एक अप्लाइड फील्ड और एक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मीडियम, और वह प्रोपोर्शनल है मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड जितना है उसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट गामा है, जिसका वैल्यू एक्सपेरिमेंट से या दूसरे सोर्सेज से डिसाइड किया जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं फिटिंग फैक्टर। और उन्होंने एज्यूम किया कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स से डिसाइड होगा। हम लोग जानते हैं कि आज ये वैलिड नहीं है, तो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन इज ओबेड। तो इस तरह से इट वाज ए क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल लॉज आर ओबेड। तो इन्हीं के बेसिस पर हम लोग डेराइव करेंगे कि किस तरह से ये एजम्पशंस एक थ्योरी को लीड करते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग फेरोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ विश को अप्लाई करके कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। तो सबसे पहला कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं वो है कि मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड किस तरह से डेराइव होगा। तो सबसे पहले मान लें कि एक वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम, जिसमें बहुत सारे डाइपोल्स हैं। तो इनकी संख्या को अगर गिन लें तो उसको लिखते हैं स्मॉल n, नंबर ऑफ डाइपोल्स इन यूनिट वॉल्यूम। n इज नंबर ऑफ डाइपोल्स इन यूनिट वॉल्यूम। और एक डाइपोल का मोमेंट m मान लेते हैं, मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल डाइपोल, और सभी के मोमेंट्स हम लोग सेम मान लेते हैं सिंगल डाइपोल। तो ऐसी हालत में अगर सभी डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में हो तब टोटल मैग्नेटाइजेशन जो प्रोड्यूस होगा वो होगा n इंटू m। इसको बोलते हैं सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ये तब होगा जब सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा n इंटू m। अदरवाइज ये सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में नहीं होने के कारण मैग्नेटाइजेशन इससे कम होता है। अब मान लीजिए कि फील्ड हमने ऐसे लगाया सैंपल पर और इसी डायरेक्शन को z मान लिया, z एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में b का वैल्यू को bz लिखते हैं। तो bz जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण डाइपोल्स इस फील्ड के अराउंड सजे हुए होंगे। तो उस सजावट को बनाने के लिए एक एंगल थीटा लेते हैं। इस थीटा डायरेक्शन में कुछ डाइपोल्स अरेंज होंगे और इस थीटा को फिक्स करके एक कोण बनाए, तो उस कोण के सरफेस पर ये सारे डाइपोल्स आएंगे। अब थीटा को थोड़ा सा चेंज करें तो डी थीटा एंगल का एक रीजन मिलेगा। तो इस रीजन में नंबर ऑफ डाइपोल्स को dn लिखते हैं। तो dn इज नंबर ऑफ डाइपोल्स हुज मोमेंट्स लाई एट एंगल्स थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा। इस रीजन में ये एंगल डी थीटा है, तो dn है नंबर ऑफ डाइपोल्स हुज मोमेंट्स moments are directed between theta and theta plus d theta। तो इस रेंज में एक सॉलिड एंगल बनता है, उस सॉलिड एंगल को हम लोग डी ओमेगा लिखते हैं। तो वो सॉलिड एंगल होता है, ये सरफेस एरिया जितना बनेगा उसमें r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग इसको r मान लें तो ds जो होगा वो इस स्ट्रिप का एरिया होगा। तो इसका रेडियस होगा ये r साइन थीटा, और 2 पाई r साइन थीटा उसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, और उसमें r डी थीटा से गुना करेंगे तो ये एरिया हो गया, और फिर r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 पाई साइन थीटा डी थीटा ये सॉलिड एंगल होगा। इसी सॉलिड एंगल में dn डाइपोल्स डायरेक्टेड है।
तो इनकी संख्या इसको बढ़ाने पर थोड़ा सा बड़ा करें तो ये भी नंबर बढ़ जाएगा, तो इसलिए यह इसके प्रोपोर्शनल एज्यूम किया जाता है कि dn इज प्रोपोर्शनल टू डी ओमेगा। और दूसरा जो फैक्टर है जिससे नंबर ये डिसाइड होगा वो है टेम्परेचर और डाइपोल्स की एनर्जी। तो बोल्ट्जमान थ्योरी हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसके अनुसार वो एनर्जी अगर मान लो कि हम लोग लिखते हैं E, तो ये फार्मूला है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन से B के डायरेक्शन से जितना एंगल है उस पर ये डिपेंड करेगा, और ये हो जाता है -mb cos थीटा, यहाँ पर थीटा ये एंगल है। तो एक डाइपोल की इतनी एनर्जी है, और इस डाइपोल का जो प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ डाइपोल्स वो बोल्ट्जमान फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो बोल्ट्जमान फैक्टर ये होता है e⁻ -e/kT के, जहाँ पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट है तो -e को यहाँ रखिएगा तो प्लस हो जाएगा mb cos θ/kT। तो ये बोल्ट्जमान फैक्टर और डी ओमेगा दो फैक्टर हैं जो dn डिसाइड करते हैं कितना dn होगा। तो हम लोग ये लिखते हैं कि thus dn इज प्रोपोर्शनल टू डी ओमेगा एंड बोल्ट्जमान फैक्टर mb cos θ/kT। और इसको अगर इक्वलिटी में लिखना चाहें तो एक फैक्टर c से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि टोटल नंबर से कंट्रोल होता है। दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब इसमें c अननोन है तो इसको हम लोग डिसाइड करेंगे। बाउंड्री कंडीशन ये है कि टोटल नंबर इन द वॉल्यूम इज़ n, तो थीटा को वैरी करेंगे तो dn वैरी करेगा, और सारे थीटा पर अगर इंटीग्रेट कर दे तो n मिलना चाहिए। सो बाउंड्री कंडीशन इज दैट इंटीग्रल ऑफ dn इज इक्वल टू n। सो वी कैन राइट दिस एज c, और डी ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, डी ओमेगा की जगह। इसके बाद e⁻ mb cos थीटा लिखेंगे बाई kT लिखेंगे। तो ये इतना चीज़ हुआ, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये n के इक्वल आना चाहिए। तो इंटीग्रेट करने में अब थीटा का लिमिट लेना होगा। जैसे थीटा 0 लेंगे तो ये डायरेक्शन आएगा और राउंड लगाएगा। जैसे जैसे हम लोग थीटा बढ़ाएंगे तो होल स्फीयर ऑफ यूनिट वॉल्यूम विल बी कवर्ड इफ वी वेरी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। थीटा को 0 से पाई तक वेरी करें तो सारे मॉलिक्यूल्स उसके अंदर कवर हो जाएंगे। इसलिए इस इंटीग्रल का वैल्यू n होना चाहिए, क्योंकि dn का इंटीग्रल n है। तो इसी से c का इवैल्यूएशन हो जाता है। तो हम लोग इसके आगे c का इवैल्यूएशन इंटीग्रेशन से करेंगे। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ देखते हैं कि cos थीटा है और उसी का ये डेरिवेटिव है। तो इसको अगर x मान लेते हैं तो ये dx के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि लेट cos थीटा इक्वल टू x, और जो बाकी फैक्टर है mb/kT, इसको सुविधा के लिए हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं। और इसलिए यहाँ पर dx जो होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा होता है। थीटा की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो x की वैल्यू 1 होगी। तो इसलिए ये इंटीग्रल रन करेगा, 0 थीटा लेंगे तो x का वैल्यू cos 0 1 होता है, तो 1 से लेके और ये -1 तक रन करेगा, क्योंकि पाई रखने पर ये -1 आएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई c, और इतना दूर हो जाएगा -dx, और ये हो जाएगा e⁻∝x इक्वल टू n। तो इस सब्स्टिट्यूशन से ये आ गया, और इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, अल्फ़ा से खाली डिवाइड हो जाएगा और लिमिट रखना होगा। माइनस को हम लोग इसमें एब्जॉर्ब कर लेंगे, लिमिट उलट देंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, इसको लिमिट में हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो लिमिट उलट जाता है। यहाँ पर लिमिट उलट दिए हैं, ये माइनस के कारण ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया। और ये आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है फार्मूला, कि अगर कांस्टेंट है यहाँ पर तो इंटीग्रेशन में ये इससे डिवाइड हो जाता है, e⁻∝x/α हो जाता है प्लस c।
अब चूँकि लिमिट यहाँ पर है तो हम लोग लिमिट ही डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो इस तरह से 2 पाई सी ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, ये इंटीग्रेशन हुआ। और इसके बाद लिमिट डालने के लिए ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट एन। एक्स की जगह पर जब 1 डालेंगे तो ये होगा ई टू दी पावर अल्फ़ा, और फिर माइनस करके ये वैल्यू डालना है तो ये होगा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा 2 पाई सी, तो ये हो जाएगा एन। तो इससे सी की वैल्यू निकल आई एन अल्फ़ा, और ये चीज़ नीचे चला जाएगा 2 पाई ई टू दी पावर अल्फ़ा माइनस ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा। इस तरह से इस सी को वापस हम लोग उस इक्वेशन में रखेंगे। तो ये नंबर कितना है, जो भी नंबर होगा उसको यहाँ दे देंगे, सी इवेलुएट हो गया। इसको हम लोग डी एन वाले इक्वेशन में डाल के डी एन की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। सी की वैल्यू को इक्वेशन 3 मान लिया गया है। इक्वेशन 3 को इस इक्वेशन डी एन में 1 वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। ये इक्वेशन 1 था हमारा, और इसमें सी की जगह पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और डी ओमेगा की वैल्यू पर डी ओमेगा की वैल्यू रखेंगे। इसमें जो 2 पाई फैक्टर है वो दोनों में है, तो 2 पाई फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन रह जाता है एन अल्फ़ा बाई ई टू दी पावर अल्फ़ा माइनस ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा, और साइन थीटा डी थीटा ई टू दी पावर एम बी अपॉन के टी कॉस थीटा। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं डी एन को, तो डी एन को इंटीग्रेट करने से एन आया, उससे सी की वैल्यू आई जिसको इक्वेशन 3 मान लिया, उसको वापस पुट करके डी एन का फाइनल एक्सप्रेशन इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसी डी एन को यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट प्रॉपर्टीज़। इसका इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 4 को यूज़ करके हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब जैसे मैग्नेटाइजेशन यूज़ करना है, मैग्नेटाइजेशन जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड होगा एम जेड। तो ये एम जेड कैसे एराइज करेगा इसको हम लोग थोड़ा देखें। मान लें कि यहाँ पर एक डाइपोल एम है और ये थीटा एंगल पर लाई करता है, तो इसका जो कंपोनेंट इधर होगा वो इस एम जेड में कंट्रीब्यूट करेगा, और ठीक सिमेट्रिकली एक इधर भी एम होगा तो उसका भी इधर जेड में कंट्रीब्यूशन होगा। इन दोनों का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये डाइपोल्स इधर की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, और थीटा एंगल पर डी एन डाइपोल्स लाई कर रहे हैं, तो उनका मोमेंट हो जाएगा डी एन एम, और उसका कंपोनेंट हो जाएगा केवल इतना कॉस थीटा। और ये सारे अगर आप पूरे वॉल्यूम में इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, देन दिस विल बी मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन डोमेन, पूरे वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम। अब डी एन की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। डी एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 4 से, डी एन की वैल्यू एन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर अल्फ़ा माइनस ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा, डी एन की वैल्यू है। और यहाँ पर ये कि एम, यहाँ वाला एम ले रहे हैं यहाँ पर, डी एन की वैल्यू हो गई। अब कॉस थीटा यहाँ पर केवल आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा ई टू दी पावर एम बी अपॉन के टी कॉस थीटा, एंड इट विल बी इंटीग्रेटेड ओवर थीटा। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ से चलेगा, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक जाएगी। तो इस इंटीग्रेशन को फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि कॉस थीटा एक्स है, और इससे डी एक्स की वैल्यू आ जाती है माइनस साइन थीटा डी थीटा, और दूसरी चीज़ मानते हैं एम बी बाई के टी को पहले की तरह अल्फ़ा सुविधा के लिए। तो हमारे पास जो एम जेड का एक्सप्रेशन आता है, एम जेड का एक्सप्रेशन यही एक्सप्रेशन है। इसको हम लोग एम एस लिख सकते हैं, सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन एम एस, और अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर अल्फ़ा माइनस ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा। इसकी जगह x लिखेंगे और इसकी जगह माइनस डी एक्स लिखेंगे, इसकी जगह ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स लिखेंगे।
और अब ये होल थिंग इंटीग्रेशन x पर आ गया है, तो लिमिट जो है ये 0 थीटा का लिमिट था, थीटा 0 रखने पर cos 0 1 होता है, ये 1 से पाई के लिए -1 यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक फैक्टर x आ गया है और इस माइनस साइन को हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे ms अल्फ़ा बाई e टू द पावर अल्फ़ा माइनस e टू द पावर माइनस अल्फ़ा, और ये x dx हो गया e टू द पावर अल्फ़ा x इंटीग्रेटेड फ्रॉम -1 to 1। और ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से इंटीग्रेट होगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का हमारे पास फार्मूला है, u और v का अगर फंक्शन हमारे पास है और इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला जो कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं वो है कि u इंटीग्रल v dx माइनस du बाई dx, और यही चीज़ इंटीग्रल v dx और होल का इंटीग्रल और dx एक साथ याद रखना चाहिए। तो इस फार्मूला को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो x को हम लोग u की जगह रखते हैं और v की जगह e टू द पावर अल्फ़ा x को रखते हैं, और लिमिट हमारे पास है -1 से 1 तक। अब इसमें हो जाएगा x e टू द पावर अल्फ़ा x dx का इंटीग्रल माइनस dx बाई dx इंटीग्रल अल्फ़ा x dx। So limit is from -1 to 1. e टू द पावर अल्फ़ा x और कोफिशिएंट से डिवाइड हो गया, फर्स्ट इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन, ये 1 हो गया और इसका इंटीग्रेशन करना है। e टू द पावर अल्फ़ा x बाई अल्फ़ा इसका इंटीग्रेशन होगा और फिर इसके रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, और लिमिट रखना है -1 to 1, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी -1 to 1। सो वी हैव x e टू द पावर अल्फ़ा x बाई अल्फ़ा माइनस e टू द पावर अल्फ़ा x बाई अल्फ़ा स्क्वायर, एक अल्फ़ा नीचे आएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे पर लिमिट है -1 to 1। तो x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। सो वी हैव दिस इक्वल टू e टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा 1 रख रहे हैं, e टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, एक ऊपर वाला लिमिट रखने से ये हुआ, अपर लिमिट रखा तो ये हुआ, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ है माइनस e टू द पावर माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस e टू द पावर माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर। तो -1 रखने से वो वैल्यू हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो e टू द पावर ये और ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ e टू द पावर अल्फ़ा प्लस e टू द पावर माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, और अल्फ़ा स्क्वायर वाले में माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये पहले हो जाएगा टू द पावर अल्फ़ा, और यहाँ पर ये ले लिए माइनस साइन यहाँ ले लिए तो ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ पर माइनस साइन बाहर लेने पर माइनस हो जाएगा, e टू द पावर माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर। ये वैल्यू इस इंटीग्रेशन का आया, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इस तरह से mz की वैल्यू लिख सकते हैं ms अल्फ़ा बाई e टू द पावर अल्फ़ा माइनस e टू द पावर माइनस अल्फ़ा, ये पहले से फैक्टर है, और इंटीग्रेशन की वैल्यू ये टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा माइनस e टू द पावर अल्फ़ा माइनस e टू द पावर माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर। अब इस अल्फ़ा से एक अल्फ़ा और एक अल्फ़ा इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी हैव ms अपॉन, अब इसको अंदर ले जाएंगे तो एक साइन यहाँ पर कट जाएगा, इसलिए इसको अंदर ही लेके चले जा रहे हैं, ms e टू द पावर अल्फ़ा प्लस e टू द पावर माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई e टू द पावर अल्फ़ा माइनस e टू द पावर माइनस अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा। जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है वो लेंजेविन फंक्शन कहलाता है, एल अल्फ़ा इसका सिंबल है। सो वी हैव
obtained m in terms of L alpha. This is our equation number 5. इक्वेशन 5 में जो एल अल्फ़ा हम लोग लिखे हैं वो एक्सप्रेशन एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, जो लैंगविन के थ्योरी से आता है, उसका नाम है लैंगविन्स फंक्शन। यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो हम लोग ऑलरेडी लिखे थे कि इट इज़ mv/kT। सो इट इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर अल्फ़ा इज स्मॉल एंड एट लो टेम्परेचर अल्फ़ा इज लार्ज। तो दो तरह की लिमिट हम लोग डिस्कस करेंगे, एक हाई टेम्परेचर लिमिट और एक लो टेम्परेचर लिमिट, और बीच में इसका बिहेवियर इन्हीं दोनों से लिमिटेड होगा। तो एल अल्फ़ा का बिहेवियर से ही आपका जो mz है वो डिसाइड हो रहा है। एंड एक ग्राफ इसका हम लोग जानते हैं कि इस तरह का ग्राफ आता है, इसको प्लॉट किया गया है। कैसे इस तरह का आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एल अल्फ़ा वर्सेस अल्फ़ा ग्राफ। तो इधर जाने से अल्फ़ा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब टी डिक्रीज कर रहा है। कांस्टेंट फील्ड रख रहे हैं, बी कांस्टेंट है, तो इधर अल्फ़ा बढ़ने का अर्थ है टी घटता है, इधर आने से टी बढ़ता है। तो हाई टेम्परेचर रीजन इधर है लो अल्फ़ा की तरफ, और लो टेम्परेचर रीजन इधर है। अब सैंपल का टेम्परेचर जब आप घटाएंगे तो जो थर्मल मोशन से थीटा एंगल पर इक्विलिब्रियम पोजीशन आता था वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और सिचुएशन की तरफ डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। तो m का वेरिएशन इसी के साथ होगा। लार्ज अल्फ़ा की बात पहले करते हैं कि फॉर लार्ज अल्फ़ा व्हाट विल बी द फंक्शन। लार्ज अल्फ़ा के लिए e टू द पावर अल्फ़ा बहुत लार्ज होगा और ये स्मॉल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर देने से लार्ज अल्फ़ा का लिमिट मिलता है कि 1 माइनस, इसको ऊपर नीचे इसी से डिवाइड किए तो 1 हो गया, और ये -2 अल्फ़ा हो गया, और डिवाइडेड बाई ये 1 हुआ, ये माइनस टू दी पावर -2 अल्फ़ा हुआ, -1/अल्फ़ा। अब इसमें अल्फ़ा की वैल्यू लार्ज करेंगे तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा, ये भी 0 की तरफ टेंड करेगा, और लार्ज अल्फ़ा के लिए भी स्मॉल हो जाएगा, तो ये सारा चीज़ 1 की तरफ टेंड करेगा। सो फॉर लार्ज अल्फ़ा एल अल्फ़ा एक्चुअली एल अल्फ़ा टेंड्स टू 1। तो इसका मतलब है कि ग्राफ का जो कर्व होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू लार्ज अल्फ़ा के लिए 1 की तरफ जाएगा। तो एल अल्फ़ा 1 का एक लाइन है, ग्राफ इसके पैरेलल हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको कहते हैं कि ये पैरेलल लाइन्स मीट एट इन्फिनिटी। तो ऐसी हालत में 1 को कहते हैं इसका एसिम्पटोट। सो दिस ग्राफ एसिम्पटोटिकली मीट्स 1 लार्ज अल्फ़ा के लिए। स्मॉल अल्फ़ा की बात जो है वो अब की जाए। स्मॉल अल्फ़ा मीन्स हाई टेम्परेचर। तो स्मॉल अल्फ़ा के लिए e टू दी पावर अल्फ़ा का एक्सपेंशन हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि e टू दी पावर x अगर रहता है तो ये जनरल एक्सप्रेशन है कि n = 0 टू इन्फिनिटी और xn बाई फैक्टोरियल n। यानी इसको अगर एक्सपेंड किया जाए n = 0 रखें तो ये 1 हुआ, तो 1 + x/1 + x² बाई फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होगा, और x³ बाई फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होगा, और x4 और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 12 होगा। इसमें से ऐसे ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर x स्मॉल है तो फ्यू टर्म्स रिटेन करना सफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये अल्फ़ा के इसकी वैल्यू को रखेंगे अगर, तो e टू दी पावर अल्फ़ा ये 1 + अल्फ़ा + α²/2 α³ 6 α4/12 एंड सो ऑन। फिर e टू दी पावर -अल्फ़ा रखते हैं, तो जहाँ जहाँ ऑड पावर है वहाँ माइनस आएगा, और जहाँ इवन पावर है वो -अल्फ़ा का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाएगा, इवन टर्म प्लस रह जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो गया, तो अल्टरनेट टर्म प्लस माइनस रहने के कारण आ रहा है, और ये α4/12 हो गया एंड सो ऑन। अल्टरनेट टर्म माइनस है तो यहाँ माइनस कर दें। अब इसमें से इसको नीचे वाले में सबट्रैक्ट करना है, ऊपर वाले में ऐड करना है। तो e टू दी पावर अल्फ़ा प्लस e टू दी पावर -अल्फ़ा ये करते हैं, और ये लिखेंगे बाद में, यहाँ पहले वैल्यू लिख देते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, ये हाफ फुल हो जाएगा, सो इट इज़ α²। ये कैंसिल हो गया ऐड करने में,
फिर यहाँ पर ये ऐड करने में ये कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म केवल रहेगा प्लस अल्फ़ा 4/6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आना है तो 2 बार आएगा और 2 से ये 12 6 बार में कट जाएगा। एंड अदर टर्म्स डिवाइडेड बाय, माइनस करना है नीचे में e⁻ अल्फ़ा माइनस e⁻ अल्फ़ा, तो माइनस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया और ये डबल हो गया 2 अल्फ़ा, और ये कैंसिल हो गया, ये डबल हो गया प्लस α³/3, और फिर माइनस करने में ये कैंसिल हो गया। तो इसके बाद अदर टर्म्स जो 5 पावर वाले टर्म्स रहेंगे। चूँकि अल्फ़ा स्मॉल है इसलिए हम लोग ज़्यादा पावर तक नहीं जा रहे हैं। इसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1/α, तो यहाँ पर हम 1/α सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये होल थिंग इज Lα। सो Lα इज दिस मच इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। अब इसमें हमें स्मॉल अल्फ़ा की बात करनी है, तो स्मॉल अल्फ़ा पर ये कितना होगा। अल्फ़ा की वैल्यू स्मॉल हो तो ये कितना होगा, ये सॉल्व करना है। तो करने का और प्लस α4 डिवाइडेड बाई स्मॉल का e⁻α और 2 Lα है इतना। अब इसमें हमने ये वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया, ये निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे वाला आया, और ये 1 - अल्फ़ा मिला के लैंगविन फंक्शन बन गया। अब इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को जानने के लिए हमने क्या किया, 6 तक ही टर्म लिया है, 4 तक, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 हो गया, ये 6 हो गया और ये बिना 6 का हो गया। नीचे वाले में भी 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 हो गया और ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स α³ हो जाएगा और ये टर्म ज्यों का त्यों है। इसके बाद देखिए यहाँ से LCM लेने का काम किया गया, तो इसका और इसका LCM ये हुआ। अब इससे डिवाइड किए तो होल थिंग यही है, तो 1 टाइम्स आया तो ये ज्यों का त्यों रख दिए यहाँ तक। इसके बाद माइनस किए, अल्फ़ा से डिवाइड किए तो इसको माइनस करना था, तो यहाँ पर से 12 माइनस हुआ और ये यहाँ -2 हो जाएगा। तो ये 2 जब इस 6 में से जाएगा तो 4 रह जाएगा, ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 4α² प्लस α4/α 12 प्लस 2α² हुआ। अब इसमें से एक अल्फ़ा ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 4α हुआ और ये 3 में से 1 चला गया तो 3 रह गया, 4 में से गया 3 रह गया, और नीचे में रह गया 12 प्लस 2α²। अब यहाँ के बाद हम लोग लीनियर टर्म इन अल्फ़ा रखना चाहते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ा छोटा है तो ये और छोटा होगा, ये और छोटा होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर लीनियर टर्म जो होगा वो 4α/12 रह जाएगा, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि α/3 है। तो यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन आ गया कि लैंगविन्स फंक्शन का लो अल्फ़ा के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू α/3 है। तो इस तरह से हम लोग इसका α/3 Lα इज α/3 लिख सकते हैं, Lα इज α/3। इसको y = mx + c से कंपेयर कीजिएगा तो स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है, और इसका जो स्लोप है 1/3 है और इंटरसेप्ट 0 है, तो ओरिजिन से ये पास करेगा, इसलिए हाई अल्फ़ा रीजन में ये इस तरह से हुआ और लो अल्फ़ा रीजन में 1/3 स्लोप का टेंजेंशियली ये निकलेगा इसमें और जा करके इसमें मिल जाएगा। तो इस तरह का लैंगविन फंक्शन का ग्राफ लगभग आ जाता है, लार्ज वैल्यूज़ के लिए 1 की तरफ टेंड करता है। तो दिस इज द Lα ग्राफ। ये जो है वो Lα = 1/3 का अप्रोक्सीमेशन है जो स्मॉल रीजन में लागू होता है। ये जो स्मॉल रीजन है वो हाई टेम्परेचर का रीजन है, और ये जो रीजन है वो लो टेम्परेचर का रीजन है। लो टेम्परेचर पर ये हाई Lα है, और हम लोग जान रहे हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड है वो केवल ms × Lα है। तो ये जो है हाई अल्फ़ा के लिए ms हो गया और लो अल्फ़ा के लिए ms × α/3 हो गया। तो इस तरह से mz का ये वेरिएशन हम लोगों को अनुभव में आ रहा है। तो लो रीजन में ही हाई टेम्परेचर होता है, और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को हाई करेंगे, एक ऐसा सिचुएशन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपना प्रॉपर्टी खो देता है और वो बन जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन रेसिडुअल नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है।
यानी आप उसका बाहरी फील्ड लगा लीजिए तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाएगा। तो वो सब प्रॉपर्टी इसी के अंदर एक्सप्लेन होता है, और इसके लिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग काई का वैल्यू निकालते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख देते हैं कि एट लो टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन इज हाई, लो टेम्परेचर मीन्स हाई अल्फ़ा। तो हाई अल्फ़ा में ये एम एस की तरफ टेंड कर रहा है, वेयर एज एट हाई टेम्परेचर it is given by mz equal to ms alpha by 3, where alpha is already written before we discussed it, it is mb upon kt, so it is 3 kt। आप चाहें तो इसमें m की जगह पर n इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, m इंटू n ये ms के इक्वल है, तो m की जगह पर हो जाएगा ms बाई n, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सो इट इज एम एस स्क्वायर, और ये m की जगह पर हो गया तो नीचे में आ गया एम एस स्क्वायर बी बाई 3n kt। तो ये mz की वैल्यू आ गई हाई टेम्परेचर के लिए। यहाँ पर b क्या है, तो नेट मैग्नेटाइजेशन बी फील्ड है। तो b जो है वो एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, बल्कि मटेरियल के अंदर ये कंट्रीब्यूटेड बाय एक्सटर्नल फील्ड एंड इंटरनल फील्ड। तो b का जो वैल्यू है वो 2 पार्ट से बना हुआ है, एक एक्सटर्नल फील्ड और प्लस एक इंटरनल फील्ड, जो हम लोग पहले लिखे हैं इतना। सो वी कैन प्रोसीड टू डिस्कस अदर फीचर्स यूजिंग स्प्लिटेड पार्ट्स ऑफ b। सो वी हैव अराइव्ड एट दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। इसके बाद हम लोग ससेप्टिबिलिटी करेंगे। अब हम लोग विश थ्योरी के आधार पर एक एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है m, मैग्नेटाइजेशन है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यह m विश थ्योरी के अनुसार डिपेंड करता है लेंजेविन फंक्शन पर, जहाँ पर अल्फ़ा है mb बाई kt। ये वेरिएशन जनरल है। अब हम लोग हाई टेम्परेचर की तरफ जब जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब गर्म करते हैं, तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर उसका फेरोमैग्नेटिक फेज समाप्त हो जाता है। उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, और वहाँ के बाद वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो जब वो पैरामैग्नेटिक फेज में चला जाता है, वो फेरोमैग्नेटिक नहीं रह जाता है, उस फेज में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है। और इसके लिए क्या फार्मूला होगा डिक्रीज करने का, इसी को हम लोग डिराइव करेंगे बेस्ड ऑन विश थ्योरी। विश थ्योरी से ही वो फार्मूला डिराइव करेंगे। तो सिचुएशन हमारा क्लियर है कि सब्सटेंस था पहले फेरोमैग्नेटिक, और इसको टेम्परेचर को बढ़ाया गया, तो एक टेम्परेचर पर ये बन गया पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक जनरल जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उससे ये डिफरेंट इस माने में है कि इसका जो पास्ट है वो फेरोमैग्नेटिक है। अब इस हालत में फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो m पर क्या असर पड़ेगा, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये एक टेम्परेचर होता है जिसको हम थीटा लिख देते हैं, और थीटा को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। और उसके बाद जो टेम्परेचर होता है वो थीटा से बड़ा होता है। तो हम लोग इस रीजन में हाई टेम्परेचर रीजन में काम करने जा रहे हैं। तो थीटा के ऊपर कितना वैल्यू है, तो ये वैल्यू है एक्सेस टेम्परेचर, एक्सेस ओवर थीटा। अब हम लोग यहाँ पर ये बिहेवियर डिस्कस करेंगे, और ये बिहेवियर जो है क्यूरी-विश लॉ कहलाता है, क्यूरी-विश लॉ। तो हम लोग बेसिकली क्यूरी-विश लॉ को डिराइव करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ विश थ्योरी। विश थ्योरी यही कहता है कि इट इज़ दिस मच, और फॉर हाई टेम्परेचर वी आर इंटरेस्टेड इन हाई टेम्परेचर बिकॉज
at high temperature paramagnetism appears. So for high temperature alpha will be small, and in that case L alpha is approximated as alpha by 3. So we can write M is the thing which we are writing mz. So M is ms alpha by 3. Now alpha is mb by kt. So we can write this as ms by 3. Alpha is mb upon kt, or ms upon 3 kt, or this m can be written using mn equal to ms. So this becomes ms square by n, and we are left with b. So b is how much? b is mu naught h प्लस म्यू नॉट गामा m. तो इसको यूज़ करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी m इक्वल टू ms स्क्वायर अपॉन 3n kt, k इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एंड b की जगह पर लिखेंगे म्यू नॉट h प्लस म्यू नॉट गामा m. Now we introduce m by h. m by h, susceptibility, because Curie law is in terms of susceptibility. Susceptibility is the ratio m upon h, and it is denoted by chi. ऐसे लिख के और ऐसे काट दिया, दिस इज काई. अंग्रेजी में चाय लिखते हैं, काई पढ़ते हैं, काई. काई का वैल्यू यूज़ कर देते हैं यहाँ पर, दोनों तरफ h से डिवाइड कर देते हैं. सो वी हैव m बाई एच ऑन दिस साइड. ये कांस्टेंट जो कहते हैं वो रह गया, ms स्क्वायर म्यू नॉट बाहर निकाल लेते हैं, 3n kt, और h से डिवाइड कर दिए हैं तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया, और सेकेंड टर्म में गामा m बाई एच हो गया, और m बाई एच इज काई. तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये काई हो जाएगा यहाँ पर. काई इक्वल टू ms स्क्वायर म्यू नॉट बाई 3n kt 1 प्लस गामा काई. और काई को एक तरफ ले आएंगे तो काई, तो इस साइड में 1 हुआ, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस, और सिंपली गामा ms स्क्वायर म्यू नॉट, यही कोफिशिएंट लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई 3n kt. दिस इज ऑन LHS, and on RHS the same thing is here. ms स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन ms स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 3n kt. So chi is equal to ms square mu naught upon 3n kt divided by 1 minus gamma ms square mu naught upon 3n kt. तो हम चाहते हैं इस फॉर्म में डिनोमिनेटर लाना t माइनस समथिंग, तो ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई कर देते हैं. t से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ms स्क्वायर म्यू नॉट बाई 3nk इतना रह जाएगा, t से मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे t से किए तो ये t माइनस, यहाँ का t कैंसिल हो गया, गामा ms स्क्वायर म्यू नॉट बाई 3nk. तो दिस टर्म डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. तो यहाँ पर एक फॉर्म आ गया जिसमें इसको हम c मान सकते हैं, और c को यहाँ पर पहले वाले c से डिफरेंट है, ये वो क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट. और ये ट्रांजिशन टेम्परेचर थीटा लिखा जाता है, वेयर
I have written C equal to mu naught ms square upon 3nk, and theta equal to, theta is nothing but gamma c. Theta is gamma c. So we have derived Curie's law. C by t minus theta is called Curie's law. Curie's law. डायमेंशन आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर का डायमेंशन है नीचे में, और गामा जो है वो डायमेंशनलेस है, तो ऊपर भी टेम्परेचर का डायमेंशन है, काई इज डायमेंशनलेस। तो दिस इज क्यूरीज लॉ। तो जैसे जैसे टी बढ़ेगा, टी थीटा के ऊपर है, टी इज़ ग्रेटर दैन थीटा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये रूल लागू होगा। एक्सपेरिमेंट से हम लोग पाते हैं कि ये जो काई का वेरिएशन है टी के साथ, वो थीटा से काफ़ी ज़्यादा ऊंचे टेम्परेचर पर वैलिड होता है। जब टी का वैल्यू थीटा के क्लोज पहुंचता है तो इस लॉ से थोड़ा सा डेविएशन देखा जाता है। एक्सपेरिमेंटली this law does not hold at temperatures very close to theta. So that is a limitation of the law. It is obeyed well above theta. Also, this means that at temperatures well above theta. अब हम लोग ग्राफिकली रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। काई इज ऑन दिस साइड एंड टेम्परेचर टी इज ऑन दिस साइड। टी इक्वल टू थीटा पर एक डिसकंटिन्यूटी है, इसके इधर में वो टी बढ़ने से काई घटता है। सो दिस इज ए बिहेवियर। वन बाई काई को अगर प्लॉट किया जाता है, 1 अपॉन काई, तो काई हम लोगों ने देखा था कि इट इज सी बाई टी माइनस थीटा, तो 1 अपॉन काई टी माइनस थीटा बाई सी होगा। तो ये एक लीनियर ग्राफ होगा टी के साथ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो मान लें कि यहाँ थीटा है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा। यहाँ पर थीटा थ्योरेटिकल, लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज का, वो थीटा से छोटा होता है, 10-20 डिग्री का अंतर होता है। तो ऐसी हालत में ग्राफ जो है यहाँ से मुड़ जाता है और मुड़ करके इधर कहीं कटता है, और थीटा एफ लिखा जाता है, मतलब फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन टेम्परेचर। इट इज डिफरेंट फ्रॉम थीटा। तो ये ऑब्जर्व्ड है। सिंस विच थ्योरी वाज एन एलिमेंट्री थ्योरी एंड एक्चुअल थ्योरी इज़ क्वांटम थ्योरी, इसलिए ये स्लाइड डेविएशन विच थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। इट हैज़ क्वांटम ओरिजिन। दिस फिनिशेज क्यूरीविस थ्योरी, क्यूरीविस लॉ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि अगर हम लोग सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो उसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। तो ये मैग्नेटाइजेशन कहाँ से राइज करता है, तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसेप्ट है, वो ज़रूरी है जानना कि जो रिटेंटिविटी होता है वह रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। सभी डोमेन्स में जो मैग्नेटाइजेशन है उनका वेक्टर सम करने पर स्पेसिमेन का एक रिटेंटिविटी आता है। और विस थ्योरी में डोमेन के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसी की चर्चा होती है। तो एम आर इज डिफरेंट फ्रॉम
मैग्नेटाइजेशन m, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली डोमेन मैग्नेटाइजेशन, और mr इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेन मैग्नेटाइजेशन। और mr इज वेक्टर सम ऑफ all the magnetic moments per unit volume, and in unit volume there are several domains, and in those domains we are studying m, and that m is called spontaneous magnetization. डोमेन में जो m है उसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। विश थ्योरी से उसी का डिस्कशन होता है। और जो mr होता है वो सैंपल का प्रॉपर्टी है कि हमने एक सैंपल लिया, उसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं, सबके m का वेक्टर सम करके और mr बनता है। तो mr ऑब्जर्व्ड है, बाहर से एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, तो इसलिए हम लोग mr लिख रहे हैं, लेकिन mr डिस्कस हम लोग नहीं कर रहे हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन m ऑफ डोमेन्स। तो इसके अंदर कोई डोमेन है और इसके भीतर में वह m है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इसी को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, और ये चीज़ जो है वह मैग्नेटाइजेशन है जो फील्ड जीरो हो जाने के बाद भी बना रहता है। फील्ड हट गया और फिर भी मैग्नेटाइजेशन उसमें है, दैट इज स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। दिस मे कॉज mr, लेकिन हम लोग m पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि जो b फील्ड है मटेरियल के अंदर वो था μ0h प्लस μ0 गामा m, ये था। अब हम लोग जब h को जीरो करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और अल्फ़ा जो है वो b का फंक्शन है। अल्फ़ा इज mb अपॉन kt, तो यहाँ पर b अपीयर करता है, और इसलिए अल्फ़ा इज ए फंक्शन ऑफ m। तो इन जनरल ये m और h दोनों का फंक्शन है, लेकिन जब h को जीरो कर देंगे तब हमारे पास केवल m रह जाएगा। और जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड है वो ये हम लोग जान रहे हैं कि इट इज़ MsL अल्फ़ा। ये लेंजविन थ्योरी से आ रहा है, यूजिंग विश थ्योरी। विश थ्योरी इज लाइक लेंजविन थ्योरी। विश थ्योरी, यूजिंग विश थ्योरी m इज़ MsL अल्फ़ा, और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि m/ms इज L अल्फ़ा, where alpha is this much. Now we set h equal to 0। तो ऐसी हालत में जो अल्फ़ा है उसको हम लोग लिख सकते हैं m और μ0 गामा m बाई kt, ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि h को जीरो कर देने पर अल्फ़ा का नया वैल्यू ये हो गया, और इस वैल्यू को x लिख दिया जाता है। अच्छा, अगर आप हाई टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, जैसे बिफोर ट्रांजिशन काम कर रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक स्टेट में हैं, तो उस हालत में टेम्परेचर इज़ नॉट लो, तो हाई टेम्परेचर लिमिट लेंगे तो अल्फ़ा छोटा होगा, और जो L अल्फ़ा होगा वो α/3 लिखा जा सकता है। तो उस हालत में यहाँ पर 3 टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा, α/3 L अल्फ़ा के लिए लिखा जा सकता है। तो इससे हम देखते हैं कि m इज़ दिस इज ए फंक्शन ऑफ x, m/ms इज नाउ रिटन एज Lx। फंक्शनल फॉर्म इज द सेम बट आर्गूमेंट हैज चेंज्ड। ये अल्फ़ा से बन गया है x, अल्फ़ा हम लोग इतना रखे थे, तो ये हो गया, और इसको हम लोग नंबर a मान लेते हैं। इसके बाद इससे फिर एक इक्वेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं m/ms करके। तो m की वैल्यू यहाँ से अगर लिखते हैं तो m की वैल्यू है kt अपॉन m, और यहाँ से μ0 छुटा, μ0 है, ठीक, μ0 गामा और x b। अब हम लोग इसको और इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पर ms से डिवाइड कर देते हैं, तो ये m/ms हो गया,
और इधर भी डिवाइड हो जाएगा ms से ऐसे। तो इस तरह से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन आ गए। तो इसमें देखिए ये m/ms x का फंक्शन है और x जो है m का फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि इसमें LHS और RHS दोनों में अननोन वेरिएबल है। तो ऐसे इक्वेशन को कहते हैं ट्रांसेंडेंटल और ये इसका सॉल्यूशन ग्राफिकल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि tan थीटा इक्वल टू थीटा का एग्जाम्पल लें। तो यह एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें RHS और LHS दोनों में अननोन है। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है इस तरह से कि थीटा के अगेंस्ट ग्राफ लिया जाता है tan थीटा का। तो ये ग्राफ आया tan थीटा का इस तरह का, और दूसरा ग्राफ लिया जाता है थीटा का, मतलब थीटा इधर भी। तो y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ आएगा। तो y इक्वल टू थीटा एक ग्राफ ले लिया और y इक्वल टू tan थीटा दूसरा ग्राफ ले लिया। तो दोनों ग्राफ को प्लॉट किया। तो ये जो ग्राफ है इसका स्लोप 1 है, 45 डिग्री पर से ऐसे ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन, और जहाँ जहाँ कटेगा उन सभी के सामने जो रीडिंग आएगा वो सब सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये ग्राफ से ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। तो यह मेथड यहाँ पर हम लोग लगाते हैं कि चूँकि यहाँ पर RHS में और LHS में दोनों में अननोन क्वांटिटी आ गया है, तो इसलिए इक्वेशन A और B का ग्राफिकल सॉल्यूशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम LX का प्लॉट कर लेते हैं। इधर x है और इधर LX का प्लॉट पहले हम लोग दिखा चुके हैं। वो इस तरह का प्लॉट जाता है, 1 के सामने जाता है, 1 को एसिम्प्टोटिकली टच करता है, और इस जगह पर ओरिजिन के पास ये नियरली स्ट्रेट लाइन है और जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये L अल्फ़ा नियर द ओरिजिन α/3 है और बाद में 1 है, L अल्फ़ा टेंड्स टू 1। तो ये एक ग्राफ है जो कि LX कर रहे हैं, तो यहाँ पर x ही डाल देते हैं। यहाँ x का ग्राफ है, LX x/3 का ग्राफ है। यहाँ पर भी x का दे रहे हैं, तो ये x1 हो गया। दूसरा ग्राफ जो प्लॉट करना है B का, तो B में इसी को होल थिंग को y एक्सिस पर और इसको x एक्सिस पर लेते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाता है। क्योंकि हम होल थिंग को y एक्सिस पर ले रहे हैं, y एक्सिस पर होल थिंग ले रहे हैं, नहीं m/ms ले रहे हैं। जिस तरह से यहाँ भी वही चीज़ लिए थे। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और इसका स्लोप जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह का ग्राफ बहुत सारे टेम्परेचर्स पर इसका T1 T2 T3 वैल्यू चेंज कर लें तो स्लोप अलग अलग ग्राफ इसके स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएंगे पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब जिस टेम्परेचर पर हमको x चाहिए, इन दोनों को सुपरपोज कर देंगे, तो जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन होगा वो सब सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए A और B का ग्राफिकल सॉल्यूशन इसी तरह से प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग प्लॉट ऐसे करते हैं कि ये LX ग्राफ हुआ और ये किसी खास टेम्परेचर पर ऐसे प्लॉट किया, दोनों जहाँ कटा वो सॉल्यूशन हो गया। तो मान लो कि टेम्परेचर T1 है तो x1 सॉल्यूशन आ गया, ये LX। तो जहाँ भी इंटरसेक्शन हुआ, कोई दूसरा टेम्परेचर लेंगे तो किसी दूसरी जगह कटेगा, और इधर जो है सबसे हाई टेम्परेचर रीजन इधर है, इसलिए इधर जो इंटरसेक्शन है वो थीटा F पर माना जाता है। टेम्परेचर का वैल्यू ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा तो इधर वो इसी के अंदर आएगा। तो ये सारे जो टेम्परेचर होंगे दे आर लेस दैन थीटा F। तो इस तरह से हर T के लिए एक x1 आपके पास आ जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे x1 डिक्रीज करेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट डिक्रीज करेगा, और जहाँ इसी पर इंटरसेक्ट करना है इसलिए x1 का वैल्यू इसी तरह से डिक्रीज करता जाएगा और ये इस तरह से डिक्रीज करेगा। तो लो टेम्परेचर पर ये 1 पर कट करेगा, LX 1 हो जाएगा, और इधर आने पर हाई टेम्परेचर पर वो α/3 पर कट करेगा। तो अगर हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर के नज़दीक पहुंचते हैं तो वो हाई टेम्परेचर ही होता है, तो इसलिए ट्रांजिशन टेम्परेचर के नज़दीक अगर बिहेवियर देखना है तो हम लोग LX का वैल्यू x/3 करके लेते हैं।
एक्सपेरिमेंटल कर्व थोड़ा हाई होता है। So qualitatively this theoretical curve suggests that as temperature is increased in ferromagnetic state, m by ms magnetization decreases with increasing temperature, but it is not concave upward, it is convex upward. Whereas in paramagnetic region m decreases with increasing temperature, but that is concave upward. तो ग्राफ में डिफरेंस है कनकेविटी कन्वेक्सिटी में। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस समय जो इसका ग्राफ है m बाई ms का, वह h0 करके खींचा गया है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा हुआ है तब खींचा गया है, जबकि पैरामैग्नेटिक फेज में जो ग्राफ खींचा गया है उसमें m बाई h का ही ग्राफ खींचा गया, h इज प्रेजेंट देयर, काई इज m बाई h। तो इस तरह से दोनों ग्राफ का जो फिजिकल कंडीशन है वो डिफरेंट है। तो ये फेरोमैग्नेटिक फेज का वेरिएशन है m बाई m का t के साथ, और वो पैरामैग्नेटिक फेज का वेरिएशन है। तो इस थ्योरी ने ये सब क्वालिटेटिवली बता दिया, लेकिन एक चीज़ वो नहीं बता पाए कि इतना हाई फील्ड कहाँ से आ रहा है। तो ओरिजिन ऑफ फील्ड को डिस्कस करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी, और 1928 में हाइजेनबर्ग ने उसका डिस्कशन किया।